गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अंकित, तन्मय, आदित्य, रितिका, आलोक, दीप्ति, गुड इवनिंग बेटा। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उम्मीद है आपने रिवाइज कर लिया होगा। और कोई दिक्कत हो मुझे चैट पे भेज देना बेटा। लास्ट क्लास में आपको ध्यान हो तो हमने TIR के बारे में बात की थी और उस पे बेस एक क्वेश्चन भी किया था। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, है NCERT का ही। आज हम इस पे एक आधा क्वेश्चन और करते हैं और फिर उसके बाद नए टॉपिक पे मूव करेंगे बेटा। सर एप्रन शिफ्ट का थिकनेस से क्या रिलेशन होता है बेटा? देख, बताया था मैंने आपको, एप्रन शिफ्ट बताई थी T इंटू 1-1/μ। जो T है वो थिकनेस ही तो है, T थिकनेस ही तो है, T इंटू 1-1/μ। ये फॉर्मूला दिया था एप्रन शिफ्ट का, कितना शिफ्ट हो जाएगी इमेज। अगर रेयर से डेंसर में देख रहे हो तो आपकी तरफ शिफ्ट होगी और डेंसर से रेयर में देख रहे हो तो आपसे दूर की तरफ शिफ्ट होगी। कितनी क्वांटिटी शिफ्ट होगी? T इंटू 1-1/μ। ठीक सर, कैन यू एक्सप्लेन द लास्ट क्वेश्चन वंस अगेन? लास्ट क्वेश्चन समझ ले बेटा, वैसे तो है थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। देख, इसमें था कि हमें ये आई निकालना था, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे थे, इस तरह से निकालना था कि ये रे जो है ये TIR करते हुए दूसरी तरफ निकल जाए, मींस यहां से बाहर ना जाए। तो पहली कंडीशन में ली कि यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो पहले हमने क्रिटिकल एंगल निकाला था, वो आया 59 डिग्री, यानी कि इस आई डैश की वैल्यू 59 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए। अगर आई डैश और आर को देखूं तो आई डैश और आर का सम तो 90 रहेगा, आई डैश और आर का सम तो 90। अगर आई डैश 59 से बड़ा होना चाहिए, मींस ये आर की वैल्यू जो आएगी वो होनी चाहिए 31 से छोटी। अब आर 31 से छोटा होना चाहिए, उसके लिए आई निकालना है। तो आई और आर में रिलेशन हमने निकाली स्नेल्स लॉ से। अब आर की कंडीशन मुझे पता है और आई निकाल सकता हूं, तो मैंने क्या किया, आर की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दी तो आई की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। आर की मैक्सिमम पुट की तो आई की मैक्सिमम वैल्यू निकली 57 डिग्री। इसका मतलब आई की मैक्सिमम वैल्यू 57 डिग्री, मींस आई 57 डिग्री से कम होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई बेटा? देखो, कंडीशन तो हमें यहां की पता है, निकालनी यहां की है। यहां की कैसे पता है भाई? TIR चाहिए। TIR के लिए यहां पे एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, मींस ये आई डैश, ये जो आई डैश लिखा हुआ है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अब इससे हमने आर पे आए, आर से आई पे आए और आई का रिजल्ट हमें चाहिए था। लास्ट क्लास की PDF नहीं मिली क्या? लास्ट क्लास की PDF नहीं मिली? सृष्टि बेटा क्या अब क्लियर है? अंशिका क्या बेटा प्रोसेस समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। NCERT का एक क्वेश्चन और है इसी पे बेस, TIR पे ही, जरा उसको भी देखते हैं। आदित्य मना कर रहा है सर, टी तो रियल डेप्थ हो है ना? हाँ बेटा, रियल डेप्थ कह सकते हैं। अब थिकनेस या रियल डेप्थ उस केस में सेम ही होगी। PDF नहीं मिली, देखता हूं बेटा, मिल जाए PDF तो बन जाती है हाथ की आती, क्यों नहीं मिली भाई? देखते हैं अभी। चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये भी TIR पे बेस्ड है, ये भी TIR पे बेस्ड है। इसको देखें क्या कहता है क्वेश्चन। ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग वाटर एट ए डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। मान लो टैंक में ऊपर यहां तक वाटर है, नीचे पूरा वाटर भरा हुआ है जी। कुछ ज्यादा ही डार्क लाइन हो गई, इसे खत्म करें। ये पूरा वाटर है नीचे और वाटर के अंदर ही एक पॉइंट सोर्स, एक स्मॉल बल्ब है। बल्ब बना देते हैं भाई हम ग्रीन कलर से, यहां पे यहां बना दिया बल्ब, ठीक है। सोर्स डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर और ये डेप्थ दे रखी है भाई
80 सेंटीमीटर की। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर through which light from the bulb can emerge out? Refractive index of water is 1.33 यानी कि 4/3। मीन सरफेस से अगर मैं इस वाटर की सरफेस से ऊपर से देखूंगा तो कुछ एरिया से ही लाइट निकलेगी, बाकियों से बल्ब की लाइट बाहर नहीं आएगी, वही एरिया निकालना है। देखो जरा रे डायग्राम से समझते हैं इसको। अगर मैं यहां से लाइट सीधी भेजूं तो निकल जाएगी, लेकिन जैसे ही बेंड करूंगा रिफ्रैक्शन होगा। एक से ऐसी भी होगी कि ऐसे भेजी और ये लाइट ऐसे चली जाएगी। भाई डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है तो कभी ना कभी तो ऐसी सिचुएशन होगी, और हमें पता है कि ये सिचुएशन तब होती है जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल का होता है। क्या ये बात क्लियर? ये एंगल क्रिटिकल एंगल होगा तो रे ऐसे जाएगी और फिर रे ऐसे निकल जाएगी। अब इसके बाद अगर मैं ये पॉइंट क्या दूं, नाम दे दूं ए, अगर बल्ब से रे गई और ए के राइट साइड में कहीं पर टकराई तो क्या होगा? एक डिफरेंट कलर ले लेते हैं, मैं ब्लू ले लिया। यहां टकराई तो अंदर ही जाएगी, बाहर नहीं आएगी। इसके बाद कहीं भी टकरा दो एंगल तो बड़ा होता जाएगा और ये रिफ्लेक्ट होगी। मींस अगर ये पॉइंट O है तो इस साइड में अगर मैं देखूं तो सिर्फ O से A तक, O से राइट साइड में देखूं तो सिर्फ A तक ही लाइट बाहर आएगी। इसके बीच में अगर मैं कोई और कलर यूज कर लेता हूं, रेड ले लेते हैं, यहां जाएगी तो ये बाहर आ सकती है, यानी कि O से A के बीच में रेज बाहर आएंगी। अब ये समझो इस चीज को कि ये पॉइंट O यहां ले लेता हूं O और यहां A है, तो इनके बीच में से लाइट आ रही है तो यहां से इधर पूरे एक सर्कल सा बन जाएगा। उस सर्कल के अंदर से ही लाइट निकलेगी, उसके बाहर हर जगह एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो अंदर वापस चली जाएगी। यानी कि लाइट जो बाहर आएगी वो रीजन ऐसा एक सर्कुलर रीजन होगा जिसका रेडियस ये वाला होगा। इसे मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर दूं वरना एंगल ऑफ उससे रिफ्रैक्शन से कंफ्यूज ना हो जाओ। ये ले लिया हमने एंगल और डिस्टेंस R, यानी कि इसी सर्कुलर सेक्शन से ही रे बाहर आएगी जिसका रेडियस इतना होगा। भाई यहां पे A तक जा रही है तो पीछे भी A तक, इधर भी A तक, यहां भी A तक, उसी डिस्टेंस तक जाएगी। यानी कि इस सर्कुलर रीजन से ही लाइट बाहर आएगी, इसके बाहर जहां भी इंसिडेंट होगी अरे वापस अंदर चली जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? O से यहां से अगर R डिस्टेंस पे है तो O से अंदर की तरफ भी R, इस तरफ भी R, बाहर की तरफ भी R, पूरे R डिस्टेंस तक तो लाइट बाहर आ जाएगी, उसके बाद बाहर नहीं आएगी। क्या ये बात क्लियर सबको? अगर ये समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं रह गया। हमें तो ये रीजन ही निकालना है, और ये रीजन, ये जो एरिया है, एरिया निकाला ना, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस। बिल्कुल, जो एरिया है वो तो सिंपली पाई R स्क्वायर का होगा। तो मेरा अब टारगेट रह गया सिर्फ R निकालना। ये डिस्टेंस कितना है? अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए तो सिंपल एक ट्राइंगल ले लेते हैं। मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ये और ये। यहां पे एंगल इसके साथ बन रहा था क्रिटिकल एंगल, तो इसका होता है ये एंगल उसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी क्रिटिकल एंगल होगा। तो यहां पे ये डेप्थ दे रखी है 80 सेंटीमीटर की, ये दे रखा है तो 10C की वैल्यू मिल सकती है मुझे। 10C मिलेगा R अपॉन 80 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन 10C कैसे निकालूं? अरे साइन C तो मुझे पता है क्या होता है। साइन C की वैल्यू होती है 1/μ, where mu is the refractive index of denser medium with respect to rarer medium, और denser medium का refractive index दे रखा है 1.33 मतलब 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4। साइन C अगर 3/4 मिल गया तो उससे 10C की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इस तरह से निकालना बहुत आसान होता है। ब्लू रेज है वो तो क्रिटिकल एंगल से कम नहीं बेटा, यहां पे देख,
ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, जितना दूर जाता जाएगा उतना एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता जाएगा। दीप्ति क्लियर? क्लियर है दीप्ति बेटा? अब जितना दूर आप इसको स्ट्राइक कराओगे अरे एंगल, तो ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता जाएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर अंदर ही जाएगी बस। अब साइन सी से टेन सी कैसे निकालना है, उसके लिए क्या किया करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया करो। सर क्रिटिकल एंगल कौन सा होता है? क्या बात है भाई कृष्णकांत, अभी तक क्या क्लास अटेंड नहीं की? टीआई या लास्ट क्लास में समझाया था, उसमें क्रिटिकल एंगल बताया था, क्या हो गया? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाता है। यानी कि रे ऐसे आई, मान लो क्रिटिकल एंगल पे स्ट्राइक की तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाएगा। इसके बाद अगर मैंने स्ट्राइक किया तो एंगल और बड़ा हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ए के बाद तो कोई भी रे बाहर नहीं जा पाएगी, इस बल्ब से जो भी निकलेगी वो बाहर नहीं जा पाएगी, मींस बाहर यहीं तक जाएगी। ऐसे यहां पे इतने डिस्टेंस तक गई है तो पीछे देखें यहां भी इतने डिस्टेंस तक, यहां भी इतने डिस्टेंस तक, यहां भी, तो पूरा एक सर्कल सा बन जाएगा इस ओ पॉइंट के अबाउट। तो उस रीजन का एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, जहां से राइट निकल सकती है। मुझे वो एरिया निकालना है तो मुझे रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के लिए मैंने ये ट्रायंगल लिया जिसमें 10c की वैल्यू होगी r/80 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे साइन सी पता है 3/4, तो साइन सी से 10c निकाल लेते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट किया। मान लिया उसका ये वाला एंगल जो है वो c का है। अगर ये c है तो साइन सी की वैल्यू है 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 16 माइनस 9 7 √7। तो इससे 10c की वैल्यू आ जाएगी 3/√7, जो मैं यहां पुट कर दूंगा। 10c की वैल्यू आ गई 3/√7, और ये वैल्यू अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे मिलेगा r/80 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 3/√7, यानी कि r की वैल्यू आ गई है 240/√7 सेंटीमीटर। ये r जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। r की वैल्यू पुट करते ही एरिया भी आ जाएगा। तो एरिया जो मेरे से पूछा गया है दैट इज पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 240 इंटू 240/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे, नहीं तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अंशिका पूछ रही है हाउ साइन सी इज इक्वल टू 1/μ। कहां रहते हो बेटा? ये देख, ये तुम्हारी क्लास के नोट्स हैं। साइन सी इज इक्वल्स टू 1/μ। पिछली क्लासेस रिवाइज नहीं करते, गड़बड़ है। अंशिका देख, ये तेरे नोट्स में भी होगा जरूर। जब मैंने TIR डिस्कस किया था बताया था साइन सी इज इक्वल्स टू 1/μ। ये अभी नहीं लिखे, ये तुम्हारी क्लास के लिखे हुए नोट्स हैं। ध्यान से सुनो, नोट करो, रिवाइज करो। एक बार सुन लेने से याद नहीं होता, रिवीजन बहुत जरूरी है चीजों का। क्या अंशिका क्लियर? क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? आसान क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना है इसका। ठीक सर, u इक्वल टू 3/4 कैसे आया? u नहीं, म्यू इज इक्वल टू, अरे म्यू 3/4 नहीं है, म्यू दे रखा है 1.33। 1.3 की वैल्यू 4/3 ही तो होती है। देख ध्यान से, 4/3 का मतलब 1.3। भाई 4/3 से मेरी कैलकुलेशन आसान हो गई। मैं 1.33 पुट करता, मेरे को टाइम ज्यादा लगता। इन दिस केस हम लोगों ने रेयर मीडियम को एयर एज्यूम किया था, बिल्कुल किया था, और यहां पे भी तो एयर ही है ऊपर।
तो हमें क्या दिक्कत है फिर? क्लियर ये क्वेश्चन? चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अब ये किस तरह की होती हैं पहले तो इसको समझ लें, फिर इसमें भी हम एक नया फॉर्मूला और आएगा और उसका यूज करना बड़ा आसान है, वो भी हम देखेंगे। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, इस तरह की कुछ सरफेसेस होती हैं। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम, यानी कि ये पूरा रिफ्रैक्टिंग मीडियम है और उसकी सरफेस जो है वो स्फेरिकल है। ये तो ऐसे हो सकती है या ऐसे, मींस मीडियम ऐसे हैं, रेरर डेंसर मींस रेरर की तरफ ये हो सकती है कॉन्वेक्स या रेरर की तरफ हो सकती है कॉनकेव, कैसी भी हो हम एक ही फॉर्मूला बनाएंगे, वो हर जगह एप्लीकेबल होगा। पहले तो हम बात करें कि इस तरह की सरफेसेस हो सकती हैं, कुछ पॉइंट्स, कुछ अजम्पशंस इसमें आपको याद रखनी है। पहले तो मैं वो लिखवाऊंगा, उनको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो अजम्पशंस, उन्हीं पे बेस हम पूरा डेरिवेशन करते हैं। पूरी रे ऑप्टिक्स में हम कुछ बेसिक अजम्पशंस लेके चलते हैं, वही चलती रहेंगी, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम सारा काम करेंगे बेटा। यहां देखो हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो इनके सेंटर से पास कर रही है, कुछ नेमिंग कर दी है, कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। ऐसी कुछ चीजें आपने मिरर और लेंस में 10th में भी पढ़ी थी, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ये सब चीजें तो पढ़ी थी, कुछ ऐसी ही यहां पर है। ये जो लाइन है जो सेंटर से पास कर रही है, उसको कट कर रही है किसी पॉइंट P पर, तो हम इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, APCB, और इस केस में यहां दिखा दिया APCB इज प्रिंसिपल एक्सिस। C सेंटर ऑफ कर्वेचर, मींस इस कर्वेचर, इस स्फीयर का सेंटर मान लिया C पर, तो इसका ये स्फीयर का सेंटर तो इस तरफ होगा, यहां C आएगा, ठीक। और P जहां पे ये सरफेस को कट कर रही है उसे कहते हैं पोल, ऐसा ही कुछ पहले भी पढ़ा था। प्लस सेंटर से सरफेस यानी कि पोल तक का डिस्टेंस, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, R रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए पहली चीज। कॉन्वेक्स कॉनकेव का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जरूरत तो मेनली पड़ेगी लेंस में, अभी तो हम उसी से काम चला लेंगे नॉर्मल साइन कन्वेंशन से, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं इस साइड से देख रहा हूं तो ये सरफेस कॉन्वेक्स है, मैं इधर से देख रहा हूं तो ये कॉनकेव है, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। सर इजंट दिस सेंटर एट P? P बेटा सेंटर नहीं है, P पोल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जैसे एक बहुत बड़े स्फीयर में से हमने इतना पोर्शन काट दिया, ये जो पोर्शन है वो ये दिखा रखा है, ठीक है। अब इस स्फीयर का अपना एक सेंटर था, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर C यहां पर, और इससे मैंने लाइन ड्रॉ की ऐसे, जिसे मैं प्रिंसिपल एक्सिस कह रहा हूं, ये जहां कट कर रही है उसे पोल कह रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ऐश्वर्या बेटा क्लियर? विजुलाइज कर पा रहे हो कैसे है ये? हाँ बेटा ये बिल्कुल सुमित क्लास 10th में पढ़ा था, लेकिन अब यहां पे हम, वहां तो हमने लेंस पढ़ लिया था डायरेक्ट, यहां हम पढ़ रहे हैं एक पहले सिंगल सरफेस पे अगर रिफ्रैक्शन हो तो उसे कैसे सॉल्व करना है। लेंस में तो एक्चुअल में दो सरफेसेस होती हैं, दो कर्व सरफेसेस लेके चले थे आप, पहली सरफेस पे रिफ्रैक्शन, फिर दूसरी सरफेस पे रिफ्रैक्शन के लिए एक साथ सॉल्व कर दिया था हमने लेंस फॉर्मूले से। अब हम स्टेप बाय स्टेप पहले कर रहे हैं, पहले एक सिंगल सरफेस पे देखें भी रिफ्रैक्शन कैसे होता है, फिर उसका यूज करके हम लेंस पे मूव करेंगे। तो ये कुछ दो डेरिवेशन अभी आ रहे हैं जो दोनों इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला तो आएगा फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, दूसरा आएगा लेंस मेकर फॉर्मूला। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं बेटा। ये टर्म सब क्लियर हैं, पुरानी 10th वाली ही हैं। चलो अब कुछ अजम्पशंस जो हमें आगे पूरे ऑप्टिक्स में ध्यान रखनी है, हर जगह वही अजम्पशन लेके चलेंगे।
अगर हम ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करें, लेंस की बात करें, इवन हम पुराने मिरर जो आपने 10th में पढ़े थे उसमें भी देखें तो ये जनरली ये assumptions हम लेके चलते थे, लेकिन वहां पे हमने मैग्निफिकेशन के लिए कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बीच कर लिया था। यहां तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की ही बात करेंगे। तो इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए क्या assumptions हैं, जरा इनको देख लो। पहली assumption, The object is the point object lying on the principal axis, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। हम कैसा ऑब्जेक्ट यूज करेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट, स्मॉल साइज। ठीक। सेकेंड assumption, the incident and the refracted rays make small angles with the principal axis, means एंगल I और एंगल R जो मिलते हैं, एंगल I और एंगल R वो बहुत छोटे हैं, ये assumption लेके चलेंगे। एंगल I और एंगल R बहुत छोटे हैं, ये लेके चलेंगे। मींस देखा जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज ही बात की जाएगी सब कुछ। तीसरी assumption, the aperture means diameter of the curved surface is small, मींस जैसे हमने ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस ली है, मान लो इस तरह से, ये पूरा एक डेंसर मीडियम है इधर राइट साइड में, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर पोल, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो मैंने यहां रखा ऑब्जेक्ट, तो रे जो भेजूंगा वो इस तरह से जाएगी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज ही जाएगी। जिससे सेंटर को मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा तो ये एंगल आई बहुत छोटा, यहां रिफ्रैक्ट होगी तो आर वो भी छोटा, आई आर ये छोटे, यानी कि इसका मतलब ये जो तीसरा पार्ट है ये इन दोनों को कंफर्म कर देगा। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? द एपर्चर इज स्मॉल। एपर्चर क्या होता है? ये वाला पार्ट, ये जो आगे का कर्व्ड पार्ट है, इसकी लेंथ को कहते हैं एपर्चर डायमीटर। यही अगर छोटा रखूं तो ये रेज नजदीक जाएंगी। एक्चुअल फिगर तो हम इतनी बड़ी बनाते हैं जो हम शो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? ये इतना सा और ऐसे जा रहा है। ठीक है जी। अब यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखूं, अगर मुझे यहां इंसिडेंट करना है तो ऑब्वियसली आई एंगल तो वैसे ही बहुत छोटा हो जाएगा अगर अपर्चर साइज छोटा है। तो ये अजम्पशन जो है ये सेकंड को भी कवर कर लेती है। क्या ये क्लियर बेटा? अच्छा, यहां पे मैंने ऐसे नॉर्मल क्यों दिखाया उसका बेसिक भी समझ लो। आपने पढ़ा है कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं और ये सपोज सर्कल का सेंटर है और मैंने कोई भी एक रेडियस ड्रॉ कर दिया, रेडियस, तो ये रेडियस हमेशा सर्कल पर नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहां ड्रॉ करूंगा यहां भी परपेंडिकुलर, यहां ड्रॉ करूंगा यहां भी परपेंडिकुलर, हर जगह परपेंडिकुलर आएगा। जैसे सर्कल में होता है वैसे इसे स्फीयर मान लो, उसमें भी ये कंडीशन है। यानी कि सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट को ज्वाइन करो या सेंटर से स्फीयर के किसी पॉइंट को ज्वाइन करो, वो हमेशा सर्कल या स्फीयर पे परपेंडिकुलर ही होगा, जिसे नॉर्मल कहते हैं। तो यहां पर जो मैंने फिगर अभी बनाई थी, इस फिगर में जब ये रे जाकर इस ए पॉइंट पे स्ट्राइक करती है तो मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है कितना है, तो मुझे यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल कैसे भाई? सेंटर को इस पॉइंट ए से ज्वाइन कर दो, तो ये जो लाइन है मैं कह सकता हूं कि ये नॉर्मल होगी और ये नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल मिलेगा उसी को तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है। क्लियर? टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल बिल्कुल अंकित बेटा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है रेडियस। और किसी भी सरफेस अगर वो फ्लैट नहीं है, कर्व्ड है, तो किसी भी पॉइंट पे सरफेस की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन लेके चलते हैं। इसलिए जो नॉर्मल होगा वो रेडियस के अलॉन्ग हो जाएगा इन केस ऑफ स्फीयर या इन केस ऑफ सर्कल। ये बेसिक अजम्पशंस क्लियर? अगर ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, तो ध्यान रखना ये 3 assumptions जरूर लिखनी है। ये तीनों assumptions जरूर लिखनी है। द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट lying on the principal axis.
Second, the incident and the refracted rays make small angles with the principal axis. And third, the aperture is very small. ठीक, इन assumption के साथ ही हम वो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे. अब हम आते हैं इस फॉर्मूले के डेरिवेशन पर. मुझे बेटा क्या एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे थे दोबारा से? मैंने तो बस सिर्फ assumptions पढ़ी हैं, उन assumption के अकॉर्डिंग बताया है कि ये अपर्चर डायमीटर छोटा होगा, ये छोटा होगा तो आई आर भी छोटे होंगे जो सेकेंड assumption के साथ होने चाहिए. और फर्स्ट कहने पे ऑब्जेक्ट को लेके चलना है पॉइंट ऑब्जेक्ट. इन तीन assumptions के साथ ही हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे. क्लियर? अब आए बेटा, अच्छा साइन कन्वेंशन भी है. पहले तो ये समझ ले, मैं भूल गया था साइन कन्वेंशन. बिना साइन कन्वेंशन के तो कुछ होगा ही नहीं. प्रिंसिपल एक्सिस के साथ स्मॉल एंगल, ये एक्सप्लेन कर दो. देख बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ स्मॉल एंगल, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ स्मॉल एंगल नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये स्मॉल होने चाहिए. और ये बहुत इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बहुत क्लोज होंगे तो ये एंगल अपने आप छोटे हो जाएंगे. भाई नॉर्मल भी तो ऐसे ही आएगा तो ये एंगल छोटा होगा. अगर ये दूर जाता, मान लो मैं कहता हूं इतनी बड़ी सरफेस ले लेता और ये सेंटर है और इससे मैंने ऑब्जेक्ट से एक रे यहां भेज दी दूर, तो नॉर्मल तो ऐसे जाएगा तो ये एंगल तो बड़ा हो जाएगा. अगर मैं अपर्चर को ही छोटा कर दूं तो ये कंडीशन तो आएगी नहीं मेरे पास कि आई बड़ा हो जाए. जब ये नजदीक नजदीक ही स्ट्राइक कर रहा होगा तो आई और आर तो अपने आप छोटे हो जाएंगे. मितान क्लियर बेटा? सर नॉर्मल्स नहीं समझ में आया. नॉर्मल मतलब जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है. कर्व के लिए तो हमेशा ऐसा करते हैं बेटा. सर आप सब चैप्टर पढ़ाओगे जो सीबीएसई में नहीं आ रहे हैं? सीबीएसई में कौन से नहीं आ रहे हैं भाई? मितान सीबीएसई में कौन से नहीं आ रहे? अंकित बिल्कुल बेटा, इनको पैरेक्सियल रेस कहते हैं. पैरेक्सियल रेस कहते हैं इनको हम. सीबीएसई में कौन से नहीं आ रहे? चैप्टर तो सारे ही आ रहे हैं, कुछ टॉपिक हट गए हैं बस. चलो अब देखते हैं साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन तो एक्चुअली में वही है जो 10th के थे. सॉरी बेटा, हाँ साइन कन्वेंशन में बेसिक ध्यान रखना है. सारे डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करते हैं. देयर आर सम टॉपिक्स व्हिच आर नॉट कमिंग एग्जाम. हाँ बेटा कुछ टॉपिक होंगे लेकिन कुछ बेसिक कट, जैसे रिफ्लेक्शन काट दिया इसमें से, तो जो काट दिया वो छोड़ देंगे. आप कहोगे तो बाद में पढ़ा देंगे बेटा, लेकिन अभी पहले हम सीबीएसई का कवर कर लें. उसके बाद जब रिवीजन का टाइम आएगा तो आप कहोगे भी एक्स्ट्रा टॉपिक जो कट गए हैं वो बता दो, तो मैं बता दूंगा. साइन कन्वेंशन में सबसे पहले चीज ध्यान रखोगे कि सारे डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करते हैं. वापस चलें जरा पोल पर. ये हमने यहां भी दिखा रखा है पोल. ये पोल, सारे डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर कर रहे हैं. मींस आप इस तरह सोच सकते हो कि पोल जो है वो ओरिजिन है. बिल्कुल यश करवा दूंगा, लेकिन अभी का तो समझ लो बेटा. इस तरह समझो इसको कि डिस्टेंस मेजर करने हैं तो पोल से मेजर करने हैं. तो दिमाग में लेके चलो भी पोल जो है वो ओरिजिन की तरह है. एक्स एक्सिस देखो, ये इस तरह से एक एक्स एक्सिस मान ली और ये है पोल. अच्छा पॉजिटिव एक्स एक्सिस किधर, किस डायरेक्शन में माने? जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है. ध्यान रखना, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन मींस इस तरफ होगी इंसिडेंट रे. अब सारा कंफ्यूजन खत्म. अगर यह समझ में आ गया, ये जो पोल है इसको ओरिजिन की तरह सोचना है. यानी कि इधर पॉजिटिव डिस्टेंस आएंगे, इधर जाएंगे तो नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट आएगा. तो जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करने हैं
इसी पी पोल से मेजर करने हैं, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ले लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस को पढ़ना तो सबको आता होगा। अगर यहां मैं पढ़ता हूं 1 2, यहां लिखा हुआ है 3 4 5, इधर लिखा होता है -1 -2 -3 -4, इस तरह से। ठीक, तो अगर कोई चीज यहां पर है तो मैं कहूंगा कि उसके जो डिस्टेंस है वो 4 का है। कोई चीज यहां पे है तो मैं कहूंगा कि वो चीज -3 पे है। लेकिन ये तब जब इंसिडेंट रे राइट में, मान लो ये एक्स एक्सिस मान रहे हैं, पोल यहां पर है और इंसिडेंट रे सपोज किसी केस में इधर आ रही है, इंसिडेंट रे, तो उस केस में इधर मानेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि 1 2 3 4 इधर लेंगे और -1 -2 -3 -4 इस तरफ लेंगे। अगर ये चीज समझ में आ गई तो कोई डिस्टेंस में कोई गड़बड़ नहीं होगी। लैग आ रहा है, वीडियो पॉज हो गई है। क्या सबको वीडियो ठीक से सुनाई नजर आ रही है बेटा? क्या वीडियो सबको क्लियर नजर आ रही है? आवाज सुनाई दे रही है? फिर सुन लो बेटा, साइन कन्वेंशन वैसे तो लिखे होंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक सा रूल है। अगर वो ध्यान रखोगे तो साइन कन्वेंशन में मींस यू वी आर एफ ये सब निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग एक्स एक्सिस मान लो, लेकिन और सारे डिस्टेंसेस मेजर करने होते हैं पोल से, तो पोल को ओरिजिन की तरह सोच लो, पोल को ओरिजिन की तरह सोच लो। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो जी। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस किधर लेनी है, बस वो देख लो कि इंसिडेंट रे किस तरफ है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लो। अब 1 2 3 4 इधर -1 इधर डिस्टेंसेस होंगे, तो इधर लोगे तो पॉजिटिव, इधर लोगे तो नेगेटिव। लेकिन अगर इंसिडेंट रे इधर जा रही है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर मान लो, और डिस्टेंस कहां से मेजर करना है? पोल से, मींस पोल को ओरिजिन की तरह ट्रीट करो, कोई कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। लेकिन अगर लिखने के लिए आ जाएं तो लिखना कैसे भाई, एग्जाम में तो लिखना भी पड़ सकता है। तो देखो जी, फर्स्ट पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्टेंसेस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव एंड अगेंस्ट द इंसिडेंट रे आर टेकन नेगेटिव। वही हम कह रहे हैं, एक्स एक्सिस मान ली, हमने दिमाग में सोच ली, अब कोई टेंशन ही नहीं, जो इधर होगा वो पॉजिटिव, जो इधर होगा वो नेगेटिव। ठीक है, द वर्टिकल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इन अपवर्ड डायरेक्शन आर टेकन पॉजिटिव एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन आर टेकन नेगेटिव। यानी कि जैसे ये एक्स एक्सिस मानी है वैसे इधर वाई एक्सिस मान लो, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। इसमें तो एक ही चीज लेके चलो, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, वाई डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही। अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ना आता है, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आनी चाहिए किसी की भी पोजीशन निकालने में। क्या ये साइन कन्वेंशन क्लियर? लिखने के लिए ये है आपके पास पॉइंट्स क्लियर? चलें, अब देखें बेटा, हम करते हैं फॉर्मूला ड्राइव। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, देखो भाई, एक केस से ड्राइव कर रहा हूं और वो फॉर्मूला हर जगह वैलिड है। जैसी मर्जी रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ जाए, जैसे मर्जी का मतलब कॉनकेव आ जाए, कॉन्वेक्स आ जाए, या फिर डेंसर से रेयर आ जाए, या रेयर से डेंसर आ जाए, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लेकिन कैसा भी कॉम्बिनेशन आ जाए,
एक सिंगल मेथड समझेंगे और एक सिंगल डेरिवेशन और एक सिंगल रिजल्ट हर जगह एप्लीकेबल होगा। ठीक, देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी कि इस तरफ का जो मीडियम है वो है एक अलग मटेरियल और लेफ्ट में अलग। हमने ड्रॉ कर दी इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहां पे कहीं है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे मान लिया पोल, ठीक है, और ऑब्जेक्ट रखते हैं। अब ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया यहां पे कहीं ओ, ठीक। अब इससे हम एक रे भेजते हैं इमेज के लिए। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास बेसिक मेथड होता है कि भाई दो रेज चाहिए होती हैं। थोड़ा सा ये लाइन टेढ़ी लग रही है, इसे ठीक कर लो जरा। लाइन तो वो भी टेढ़ी है पर चल जाएगा इतना। अब देखो यहां से रे भेजते हैं। एक रे तो भेजी मैंने बिल्कुल सीधी इसी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रेज लेनी पड़ती हैं, तो एक तो सीधी भेजना सबसे आसान होती है। यहां पे नॉर्मल भी ऐसे ही आएगा, सी को पी पॉइंट से ज्वाइन किया नॉर्मल, तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हो गया जीरो, तो आर भी जीरो, तो रे ऐसे ही सीधी निकल जाएगी। ऐसे आ रही थी, नॉर्मली स्ट्राइक की, सीधी निकल गई। एक टेढ़ी भेज देते हैं, एक हमने भेज दी इधर कहीं ऐसे। जब ये ऐसे स्ट्राइक कर रही है तो इस पॉइंट के लिए, ये पॉइंट को नाम दे देता हूं, सपोज में ए पॉइंट है, इस ए को अगर मैं सी से कनेक्ट करूंगा तो ये नॉर्मल होगा। इस नॉर्मल का इंसिडेंस एंगल के साथ, इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल होगा इसी को हम आई कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मान लेते हैं भाई पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगी, कुछ चीजें फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमेशा ध्यान रखा जाता है कि वो फॉर्मूला ड्राइव किन कंडीशंस में हुआ था। तो हमने क्या असम्पशन ली कि पहला मीडियम μ1 और दूसरा मीडियम μ2। पहले तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अगर आपने उल्टा किया, क्योंकि कई बुक्स में ऐसा दे रखा है भाई डेंसर को μ2 मान लो, रेयर को μ1 मान लो, हर बार फॉर्मूला चेंज करना पड़ता है। डेंसर यहां आ गया, रेयर यहां आ गया, तो फिर फॉर्मूला चेंज करो। डेंसर यहां, रेयर यहां, फिर फॉर्मूला चेंज करो। क्यों करें? एक असम्पशन ध्यान रखो बस कि पहला मीडियम μ1, दूसरा मीडियम μ2, कुछ भी हो, कोई भी रेयर हो, कोई भी डेंसर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक हमने ड्राइव करना है तो कोई ना कोई केस तो लेना पड़ेगा। मान लेते हैं μ2 μ1 से बड़ा है, तो ये रे टुवर्ड्स अ नॉर्मल बेंड होगी, यानी कि इस तरफ जाएगी। ये इंसिडेंट रे इधर आई, रिफ्रैक्ट होके सपोज यहां चलेगी। ये दो इंसिडेंट रेज और ये दो रिफ्रैक्टेड रेज। इमेज कौन डिफाइन करता है? रिफ्रैक्टेड रेज। ये रिफ्रैक्टेड रेज देखें तो यहां मीट कर रही हैं, मींस यहां पर इमेज बन जाएगी। इस केस में रियल इमेज बना दी हमने। ये रे डायग्राम समझ में आ रहा है? और ये जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, अरे इसी एंगल को तो हम आर कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां तक सब कुछ क्लियर? ऑब्जेक्ट दे रखा था, हमने इमेज फॉर्मेशन की, अब हमें इनमें रिलेशन निकालनी है। आपको ध्यान हो, आपने पढ़ा था यू हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी कहते हैं इमेज डिस्टेंस, और आर कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन ध्यान रखना है इन तीनों के लिए जब आप डिस्टेंसेस मेजर करेंगे तो हमेशा हमेशा साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। अब देखो एक रे डायग्राम तो मैंने बना दिया। जब देखो साइन कन्वेंशन में या डिस्टेंस मेजर करने के लिए पहली कंडीशन थी कि सारे डिस्टेंसेस मेजर करने हैं पी से, और मैंने बताया पी को क्या मान लो? ऑरिजन, और प्रिंसिपल एक्सिस को मान लो एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन कहां लूं? राइट में या लेफ्ट में? इसके लिए भी बताया था, बिल्कुल
जो रेज इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, अरे इंसिडेंट तो लेफ्ट से राइट में जा रही है, इसका मतलब राइट डायरेक्शन मेरे लिए पॉजिटिव है। मींस यहां लिखता हूं कि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और ये डायरेक्शन नेगेटिव, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर मैं इन्हीं के नाम दे देता हूं, पहले जो लिखे हैं इन्हीं को लिख दे भाई। यू है क्या? यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो मैं कह सकता हूं कि वो माइनस ओपी के बराबर होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से मेजर करना है? अरे ओरिजिन ये रहा, तो ये ओपी डिस्टेंस का नेगेटिव लूंगा तो यू आ जाएगा। और वी क्या लूंगा? इमेज डिस्टेंस, और ये राइट में ही है, तो पी आई ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। फिर निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है सी से पी का डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस कहां से मेजर करने हैं? पी से। तो पी से सी जाने के लिए मुझे राइट में जाना पड़ेगा। पी से सी जाने के लिए मुझे राइट में जाना पड़ेगा, और राइट में तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी कि ये भी पॉजिटिव में आएगा पी सी। क्या ये चीजें क्लियर? अगर ये क्लियर हो गया तो वैल्यू पुट करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। U की वैल्यू माइनस ओपी, V की वैल्यू पॉजिटिव का पी आई, और R की वैल्यू पॉजिटिव का पी सी। इस केस में केस चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको दो मेथड से करके दिखा दूंगा, एक तो कर ही रहे, एक और कर देंगे। फॉर्मूला यही मिलेगा कि इस असम्पशन के साथ कि पहला मीडियम म्यू1 और दूसरा मीडियम म्यू2, कहीं कोई चेंज आने का मतलब ही नहीं है। अब हमें फॉर्मूला जो बनाना है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले स्नेल्स लॉ से। यहां पे लगाएं स्नेल्स लॉ, क्योंकि यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो स्नेल्स लॉ कैसे लगाएं भाई? म्यू1 म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आई आर एंगल्स है, तो स्नेल्स लॉ तो पता है भाई, वो क्या होता है? म्यू1 साइन आई is equals to mu2 sin r according to Snell's law। कह सकते हैं ऐसा हम। अपोजिट नेगेटिव क्यों? अभी बताया था अमन बेटा, ध्यान से सुना कर। साइन कन्वेंशन में यही बात बताई थी कि एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान, तो यहां तो पॉजिटिव में लूंगा कोऑर्डिनेट, तो यहां तो नेगेटिव में लूंगा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो जाएंगे तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव। यू अपोजिट कैसे समझा बेटा? यू अपोजिट कैसे देख, हमने पहले क्या लिया था कि डिस्टेंस कहां से मेजर करने हैं? पोल से। इधर जाएंगे तो नेगेटिव मिलेंगे, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेंगे। अगर इंसिडेंट रे इस तरफ है, इस केस में भी इंसिडेंट रे इधर है, तो पोल से इधर डिस्टेंस मेजर करूंगा तो पॉजिटिव मिलूंगा, इधर मेजर करूंगा तो नेगेटिव मिलूंगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो मैं पी से लेफ्ट में जाऊंगा, इसलिए नेगेटिव में लेना पड़ा। अगर मुझे इमेज का डिस्टेंस निकालना है तो मैं राइट में जाऊंगा, इसलिए पॉजिटिव ले लिया। जब मैं सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो मुझे पी से सेंटर तक जाना है, सेंटर तक जाने के लिए मुझे फिर से राइट में ही जाना है, इसलिए पॉजिटिव ले लिया। क्या क्लियर? सुशांत बेटा बहुत बार रिपीट कर दिया है, आप बस एक ही बात लिख के मत भेजो, ध्यान से सुनोगे तो क्लियर होंगी चीजें। सुशांत क्या क्लियर है? अब पहले तो मैंने डिस्टेंसेस लिख लिए, मींस यू वी आर क्या क्या होंगे वो लिख लिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। हां बेटा अमन, यहां पर भी एक बढ़िया चीज है। अमन ने पूछा था कि सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होगा। हां, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा अगर वो ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू पॉजिटिव आएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू पॉजिटिव आता है। कोई एग्जांपल आएगा बताऊंगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस भी, लेकिन रियल ऑब्जेक्ट के लिए तो यू हमेशा नेगेटिव होगा। अगर एक्चुअल में आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसके लिए तो यू हमेशा नेगेटिव आएगा। नोट कर लो अपने पास बेशक, फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स यू इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि रे तो उसी से स्टार्ट होनी है। अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो रे तो उसी से स्टार्ट हो रही है और उसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव हो रही है, तो यू की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव आएगी। ठीक।
चलो अब हमने लिख दिया स्नेल्स लॉ, लेकिन हमने जब ये डेरिवेशन स्टार्ट किया था तो बेसिक असम्पशन ली थी भी एंगल आई और एंगल आर तो छोटे होने चाहिए। अब एक असम्पशन जो 11th में, एक अप्रोक्सीमेशन जो आपने 11th में पढ़ा है, इफ साइन थीटा, सॉरी इफ थीटा इज वेरी स्मॉल then sin theta is approximately equal to theta। ये आपने 11th में कहीं यूज भी किया होगा और स्टार्टिंग में पढ़ा भी होगा। If theta is very small then sin theta is approximately equal to theta। यही चीज हम यहां अप्लाई करें तो मुझे मिलेगा भाई μ1 sin i इज इक्वल, सॉरी फिर मैंने गड़बड़ कर दी। अरे जब एडम्पशन ले ली है तो इजी करें इसको, यानी कि ये मैं अब कलर चेंज कर लेता हूं भाई, ये बन जाएगा μ1 sin i की जगह पे आ जाएगा i इज इक्वल टू μ2 और sin r की जगह पे आ जाएगा r। इसे लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। μ1 i इज इक्वल टू μ2 r इफ थीटा इज वेरी स्मॉल sin थीटा इज अप्रॉक्सिमेटली। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सुशांत सही कह रहे हो, ये आपने पढ़ा होगा जरूर और वही मैंने यहां पे यूज कर लिया। ठीक, अब यहां देखो इस टाइप के डेरिवेशन के लिए हम 3 एंगल्स एज्यूम करते हैं हमेशा, आगे भी शायद कभी जरूरत पड़े इस टाइप के डेरिवेशन में। पहला एंगल लेते हैं यहां पर ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर रे का साथ, ये मान लिया मैंने एंगल क्या ले आर के साथ अल्फा, चलो ले लेते हैं, ये मान लिया एंगल अल्फा। इमेज पे एंगल जो बन रहा है वो मान लिया बीटा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल रहा है उसे मान लिया डेल्टा। अल्फा बीटा डेल्टा 3 एंगल, जब आई और आर छोटे हैं तो ये अल्फा बीटा डेल्टा भी छोटे होंगे, हाँ या ना? आई आर छोटे हैं तो ये भी 3 छोटे होंगे। अब इन एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालें? तो उसका कॉन्सेप्ट होता है कि साइन थीटा थीटा के इक्वल है और थीटा की वैल्यू होती है एल अपॉन आर, या हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं। अब कुछ यहां पे थोड़ा सा बेसिक पहले वो समझ लो तो फिर मैं वापस इस पे आता हूं, क्योंकि कुछ चीजें मैथ्स की इसमें काम आ रही हैं। देखो भाई, अगर मैं कहता हूं इफ, ये नोट कर लेना बेटा, ये मैं हटा दूंगा, ये नोट्स में नहीं मिलेगा। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, या ये ऐड ही कर दूं बेटर है, फिर तुम कहोगे जी नोट्स नहीं मिले। एक मिनट रुको जरा, हम लिख रहे हैं अभी यहां पर, तो मैं यहां पर आपके लिए मैथ्स का कुछ पार्ट समझा देता हूं जिसकी जरूरत पड़ने वाली है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो हमारे पास होता है साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा एंड कॉस थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर मेरे पास कुछ ऐसा केस आ जाए कि भाई ये थीटा है, ये एच है, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ठीक, मैं कहता हूं कि इस केस में थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा की वैल्यू एच अपॉन बी होगी और टेन थीटा की वैल्यू वो होगी एच अपॉन ए, और थीटा की वैल्यू भी मैं इनमें से कुछ भी रख सकता हूं क्योंकि थीटा बहुत छोटा है। अब सोचो जरा, अगर थीटा बहुत, मैंने तो कुछ बड़ा बनाया आपको दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं थीटा बहुत छोटा बनाऊं कि भाई ये लाइन और जरा सा एंगल, अरे जरा सा एंगल दिखा दिया ऐसे, यहां पर वो थीटा एंगल है छोटा सा, तो ये पॉइंट मान लेते हैं भाई ए बी सी, तो ये ए नीचे वाला बी ऊपर वाला सी, तो अप्रोक्सीमेटली ए बी और ए सी तो बराबर ही हुए अगर ये थीटा बहुत छोटा है।
दिखाने के लिए हम ऐसे बना देते हैं, भाई ऐसे कैसे बचाएं, विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। तो जो थीटा बहुत छोटा है तो थीटा को मैं सिंपल परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखूं या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्रोक्सीमेटली सेम ही आता है, क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज नियरली सेम होते हैं। और इसको करने का एक तरीका और भी है, आपने ये फॉर्मूला भी कभी जरूर पढ़ा होगा, थीटा एल और रेडियस, ये सपोज आर्क है तो थीटा इज इक्वल टू होता है एल अपॉन आर। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यहां यूज करूं तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, रेडियस, अरे वो ए, यही तो है, ए लिख दूं या बी लिख दूं एक ही बात है, क्योंकि दोनों नियरली सेम है। ये कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं जिनकी जरूरत फिजिक्स में जगह जगह पड़ती रहती है। अच्छा सुशांत बेटा, चलो पढ़ लो पहले अभी, क्या ये सब क्लियर? ये कुछ मैथ्स के फंडेज हैं जिनकी जरूरत फिजिक्स में जगह जगह पड़ती रहती है, जहां भी हमें अप्रोक्सीमेशन लेना होता है। थीटा बहुत छोटा होता है तो ये सब काम हम कर सकते हैं, इसी कुछ का यूज हम करने वाले हैं। आ जाते हैं अपने पार्ट पे। देखो भाई, हम यहां तक पहुंच गए थे कि μ1 i μ2 r। अब यहां पे जरा अल्फा बीटा डेल्टा भी निकाल लें, क्या क्या है उसी assumption से। जैसे आई आर छोटे हैं तो अल्फा बीटा डेल्टा भी तो छोटे छोटे से ही होंगे। जब ये पॉइंट बहुत क्लोज होगा, अपर्चर छोटा कर दूं तो ए पॉइंट पी पॉइंट के बहुत क्लोज होगा, तो ये नजदीक नजदीक ही होंगे सब कुछ। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? अल्फा की वैल्यू ए पी अपॉन ओपी लिख सकता हूं, ए पी अपॉन ओपी। ऐसे ही बीटा की वैल्यू, एंगल बीटा की वैल्यू ए पी अपॉन पी आई, और डेल्टा की वैल्यू ए पी अपॉन पी सी। हमने जो जो चीजें जरूरत थी वो सब लिख लिया, अब सब इनको मिक्स करना है, रिलेशन निकालनी है और मिक्स करना है। क्या यहां तक सब क्लियर? भाई पहले तो हमने रे डायग्राम बनाया, आई आर डिफाइन किया, फिर हमने यू वी आर की वैल्यू डिस्टेंसेस के टर्म्स में लिख ली, स्नेल्स लॉ लगाया और उसमें अप्रोक्सीमेशन लेके ये इक्वेशन बना दी μ1 i इज इक्वल टू μ2 r। फिर तीन एंगल एज्यूम किए, अल्फा बीटा डेल्टा, उन तीनों एंगल्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आई और आर को निकालो इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा डेल्टा। ध्यान से देखना ये चीज भी बेटा, आई एंगल, अगर मैं ट्राइंगल ए ओ सी ये वाला ट्राइंगल यूज करूं तो ये आई एंगल उसका एक्सटीरियर एंगल है। ट्राइंगल ए ओ सी में आप लिखेंगे इसमें इन ट्राइंगल ए ओ सी, इन ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ सी में आई एक्सटीरियर एंगल है तो आप लिख सकते हो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा। देख लो कोई गड़बड़ ना हो, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा। इसी तरह से ट्राइंगल लें हम ए सी आई, ए सी आई, इन ट्राइंगल ए सी आई, इसमें निकालें आर। लेकिन इस ट्राइंगल में देखें तो डेल्टा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो डेल्टा इन दोनों के सम के इक्वल होगा, मींस आर की वैल्यू डेल्टा माइनस बीटा हो जाएगी। डेल्टा माइनस बीटा, डेल्टा माइनस बीटा इज आर। देख लो ध्यान से, सब कुछ ठीक किया है। डेल्टा एंगल ये वाला लिया है बेटा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है। क्या ये क्लियर? आर इज इक्वल टू डेल्टा माइनस बीटा और आई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस अल्फा बन जाएगा। ये मैंने लिख दिया। ये आई और आर की वैल्यू जो हमने ये स्नेल्स लॉ निकाला था इसमें पुट कर देते हैं आई और आर की जगह पे। ये क्या था? μ1 i इज इक्वल टू μ2 r। हमारे पास था नाउ वी हैव
μ1i इज इक्वल टू μ2r, और i क्या है वो पुट कर दें, i है अल्फा प्लस डेल्टा, μ2 इंटू r है डेल्टा माइनस बीटा, और अल्फा बीटा डेल्टा, अरे ये हमने डिस्टेंसेस की टर्म्स में भी निकाले हैं, ये पुट कर देते हैं। यहां आएगा μ1 इंटू अल्फा, अल्फा क्या था भाई AP अपॉन OP, AP OP, AP अपॉन OP प्लस डेल्टा, डेल्टा है AP अपॉन PC, AP अपॉन PC इज इक्वल टू μ2 टाइम्स डेल्टा, फिर से आ गया तो AP अपॉन PC माइनस बीटा, बीटा क्या था भाई AP अपॉन PI, AP अपॉन PI, हमने अल्फा बीटा और डेल्टा की वैल्यू पुट कर दी। देखो तो पूरी इक्वेशन में से AP कट रहा है, यहां से AP कॉमन लो, यहां से AP कॉमन लो, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा भाई हमारे को, μ1 इंटू 1 अपॉन OP प्लस 1 अपॉन PC इज इक्वल टू μ2 इंटू 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI। लेकिन ये PC OP PI, अरे ये तो हमें U और V की फॉर्म में पता है, पुट कर देते हैं। पहले बात करें OP की, μ1 इंटू 1 बाय OP, OP कहां है भाई OP माइनस U के बराबर होगा, क्योंकि U माइनस OP है तो OP की वैल्यू माइनस U होगी, यहां आ गया माइनस U प्लस 1 अपॉन PC, PC R है, PC है R इज इक्वल टू μ2 इंटू 1 अपॉन PC मतलब वही R माइनस 1 अपॉन PI, PI कहां है PI है V, तो PI की जगह पुट कर दिया हमने V। बस सिंप्लीफाई करो, रिजल्ट आपके पास। सिंप्लीफाई कैसे करना है देखो, पहले तो ब्रैकेट ओपन कर दें, माइनस μ1 बाय U प्लस μ1 बाय R, इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, μ2 बाय R माइनस μ2 बाय V, ये μ2 बाय V वाली टर्म को लेफ्ट में ले जाओ और ये μ1 बाय R वाली टर्म को राइट में ले जाओ, तो आपको मिल जाएगा μ2 बाय V माइनस यहां पर है μ1 बाय U इज इक्वल टू, दोनों में R आ रहा होगा तो R तो आ जाएगा एलसीएम, यहां आएगा μ2 माइनस μ1, ये आ जाएगा फॉर्मूला जो हमें यूज करना है न्यूमेरिकल्स में, और ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रज्ञा बेटा, प्रज्ञा पूछ रही डिस्टेंसेस की टर्म्स में कैसे पुट कर दिया, तो मैंने आपको पहले ये बेसिक बताया बेटा, इसी बेसिक को यूज करके भाई थीटा की वैल्यू पुट करनी है तो मैं h अपॉन a लिख सकता हूं, अगर थीटा बहुत छोटा है तो मैंने वही किया है। मुझे अल्फा की वैल्यू पुट करनी है तो AP अपॉन OP अप्रोक्सीमेटली तो लिख ही सकता हूं, क्योंकि एक्चुअल में ये A पॉइंट P पॉइंट के बहुत क्लोज है, क्यों, क्योंकि अल्फा एंगल बहुत छोटा है। ठीक प्रज्ञा, क्लियर सबको, ये हमें फॉर्मूला मिला है, और अगर मैं कोई भी केस ले लूं फॉर्मूला यही मिलेगा। बस ध्यान ये रखना है कि पहला मीडियम μ1 और दूसरा मीडियम μ2, कभी कोई गलत नहीं होगी। दैट इज ऑल फॉर टुडे। नहीं बेटा सुशांत, अभी तो करना है, अभी तो टाइम है हमारे पास। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इसका एक मेथड, एक केस और लेके देता है, आंसर सेम आएगा, क्योंकि कई बुक्स में अलग अलग फॉर्मूले दे रखे हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये याद रखना मुश्किल होता है कि किस केस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। मैं कह रहा हूं कि एक ही फॉर्मूला याद करो, बस हर जगह लग जाएगा। हर जगह मतलब किस तरह से, वो भी समझ लो। अगर आपके पास ऐसे आता है
रेयर डेंसर, आपके पास ऐसे आता है, डेंसर रेयर आपके पास ऐसे आता है, रेयर डेंसर आपके पास इस तरह का केस आता है, डेंसर रेयर। कोई भी केस आ जाए एक ही फॉर्मूला, μ2 बाय वी माइनस μ1 बाय यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। बस ध्यान क्या रखना है कि ऑब्जेक्ट यहां पर अगर लिया है और इंसिडेंट रे इधर जा रही है तो पहला मीडियम μ1 दूसरा μ2, ऑब्जेक्ट यहां पे है तो पहला मीडियम μ1 दूसरा μ2, पहला μ1 दूसरा μ2, पहला दूसरा कौन डिसाइड करेगा? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आ रही है तो ये पहला मींस रे कहां से कहां जा रही है? इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, तो जिससे आ रही है वो μ1 और जिसमें जा रही है वो μ2, खत्म। अगर इंसिडेंट रे इधर जा रही है तो ये μ1 ये μ2, एक ही फॉर्मूला आपकी हेल्प लेगा। अब ये 4 केसेस बन सकते हैं। मैंने भी पहला केस किया और पहले मैंने रियल इमेज वाला केस किया, उसमें वर्चुअल इमेज का केस भी बन सकता था। कौन सा केस करूं जिससे समझ में आ जाए कि हां फॉर्मूला वही रहेगा? कोई एक केस और ले लेते हैं, ये वाला ले लें, थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। थर्ड केस लेके चलते हैं, देखें इसमें भी क्या वही आंसर आएगा, चेक करते हैं। हमने ले ली भाई ऐसी सरफेस और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल। अब इसका सेंटर तो इधर कहीं होगा, इसका सेंटर तो यहां पे कहीं होगा। हमने क्या किया, यहां रख दिया ऑब्जेक्ट और मीडियम क्या लिया, पहला μ1 दूसरा μ2 और इसका रेडियस r, रेडियस ऑफ कर्वेचर r का। अब पहले रे डायग्राम बनाए। एक रे तो सीधी सीधी निकल गई, एक रे यहां भेजी तो इसके लिए नॉर्मल क्या होगा, सेंटर को यहां से ज्वाइन करूंगा तो ये नॉर्मल आएगा, इसका एंगल यहां मिलेगा I और ये उधर जाएगी। मान लो मैं कहता हूं बेंड हो रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल ही, और लेकिन ज्यादा बेंड नहीं करते, वर्चुअल का केस ले लेते हैं, इधर बेंड कर दिया तो ये पीछे एक्सटेंड करूंगा, इसे पीछे एक्सटेंड करूंगा, यहां बनेगी वर्चुअल इमेज, यानी कि मैंने वर्चुअल इमेज का केस ले लिया और यहां एंगल बनेगा एंगल आर, आई आर। क्या केस क्लियर? सब कह रहे हैं फोर्थ ले लो। फोर्थ में क्या लिया था भाई, μ1 μ2 डेंसर रेयर। अच्छा डेंसर रेयर लूं, मैंने रेयर डेंसर ले लिया, डेंसर रेयर लूंगा तो इधर ही इमेज बन जाएगी, घिसपिच हो जाएगी, बनेगी इधर ही बेटा। बस ये थोड़ा सा इधर जाने की बजाय उधर जाएगा तो इतना छोटा सा एंगल पहले लिया है और डायग्राम नहीं बन पाएगा। केस ऐसे बनेगा, उसमें भी वर्चुअल इमेज ही बनेगी, ठीक है। सर आपने टीआई के एप्लीकेशन नहीं कराए। टीआई की एप्लीकेशन बेटा एक होती है ऑप्टिकल फाइबर, जो मैंने एग्जांपल कराया वो ऑप्टिकल फाइबर का ही था। यहां पे इमेज बन गई वर्चुअल। वर्चुअल क्यों बनी है, क्लियर है भाई? रिफ्रैक्टेड रेज ऐसे डाइवर्ज कर रही है, मिलेंगी नहीं, पीछे एक्सटेंड किया, यहां पे इमेज बनेगी। तो पहले यू वी आर ये डिफाइन कर दें, यू की वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भाई अब राइट डायरेक्शन पॉजिटिव, लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव और यहां से डिस्टेंस मेजर करने, तो यू की वैल्यू माइनस ओपी, वी की वैल्यू ये भी नेगेटिव में माइनस आईपी और आर की वैल्यू आर वो भी नेगेटिव में माइनस सीपी। इसमें तो तीनों ही नेगेटिव आ गए, इसमें तीनों ही नेगेटिव आ गए। अब आई आर एंगल एज्यूम करें 3, एक ले लिया एंगल अल्फा, एक ले लिया बीटा, एक ले लिया डेल्टा। ऑब्जेक्ट पे अल्फा, इमेज पे बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डेल्टा। कुछ भी ले सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यही लेने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें हटा देने हैं ये। इनकी वैल्यू भी रख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू आएगी, इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, ए पी अपॉन ओपी। बीटा की वैल्यू, बीटा ये रहा, ए पी
अपॉन आईपी और डेल्टा की वैल्यू ये रहा एपीसीपी, एपीसीपी। ठीक, स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin r। अप्रोक्सीमेशन में आ जाएगा μ1 i इज इक्वल्स टू μ2 r। और आई आर को देखो भाई, यहां लिख लेता हूं मैं, आई की वैल्यू आई निकालना है तो ट्रायंगल ले रहा हूं एओसी। एओसी में डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है तो डेल्टा इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो आई का मतलब हो गया डेल्टा माइनस अल्फा, डेल्टा माइनस अल्फा। और एंगल आर, आर कहां है भाई, ये रहा, ये आर है तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये लाइन तो जा रही है, ये वाली डॉटेड लाइन, ये वाली, और ये जा रही है इधर, तो आर एंगल ये पूरा हो जाएगा, ये वाला एंगल आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये ब्लू लाइन, और इसको पीछे एक्सटेंड किया था तो यहां आई थी, इन दोनों के बीच में एंगल आर। ये एंगल बनेगा ए सी और आई वाले ट्रायंगल में। इसमें भी डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है तो डेल्टा आर और बीटा के सम के इक्वल होगा, तो डेल्टा माइनस बीटा, डेल्टा माइनस बीटा, ये आ गया आर। पुट कर दें μ1 आई डेल्टा माइनस अल्फा, μ2 आर डेल्टा माइनस बीटा। डाटा पुट करना शुरू करें भाई इसमें, μ1 इंटू डेल्टा, डेल्टा क्या था भाई, ए पी अपॉन सी पी माइनस अल्फा, अल्फा है ए पी अपॉन ओ पी इज इक्वल टू μ2 टाइम्स डेल्टा, फिर से आ गया ए पी अपॉन सी पी माइनस बीटा ए पी अपॉन आई पी। ए पी फिर से कट जाएगा ऊपर से और बाकियों की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं तो मिलेगा μ1 इंटू 1 अपॉन सी पी माइनस आर माइनस 1 अपॉन ओ पी माइनस यू, μ2 इंटू 1 अपॉन सी पी माइनस आर माइनस 1 अपॉन आई पी माइनस वी। तो ये मिल गया हमें माइनस μ1 बाय आर माइनस माइनस प्लस μ1 बाय यू, या माइनस पहले कैंसिल ही कर देते, क्यों माइनस को साथ में लेके चले, दोनों तरफ से माइनस कॉमन लिया और कैंसिल किया। कैसे भाई, माइनस 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 माइनस, खत्म। अब क्या बच गया हमारे पास, μ1 बाय आर माइनस μ1 बाय यू इज इक्वल्स टू μ2 बाय आर माइनस μ2 बाय वी। μ2 बाय वी को उधर ले जाओ तो μ2 बाय वी माइनस μ1 बाय यू, और इसको राइट में लेके जाएंगे तो वही फॉर्मूला μ2 माइनस μ1 बाय आर। इस केस में भी फॉर्मूला वही आया हमारे पास। डेंसर में तो नॉर्मल की तरफ जाए, और मैंने नॉर्मल से दूर कर दिया है। हाँ अरे तो ठीक है, आपके वाला केस ले लिया मैंने, यानी कि ये मैंने ले लिया है डेंसर से रेयरर की तरफ। चलो जी, आपकी भी इच्छा पूरी हो गई। फोर्थ केस ही ले लिया, गलती से ले लिया बेशक, लेकिन ले फोर्थ केस ही लिया, डेंसर से रेयरर की तरफ, तभी मैंने अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर दिए। ठीक है, ठीक हर्षित, अब ठीक है बेटा, पहला डेंसर ले लिया, दूसरा रेयरर ले लिया। क्लियर? यानी कि फॉर्मूला हमेशा वही मिल रहा है। अब नेक्स्ट क्लास से पहले ये डेरिवेशन और ये फॉर्मूला तो रट कर आओगे, क्योंकि इसका यूज करेंगे हम, क्योंकि नेक्स्ट डेरिवेशन जो हमें करना है लेंस मेकर फॉर्मूला, उसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। तो बेटर है कि पहले से ही आप फॉर्मूला याद करके आओ, एक आधा क्वेश्चन भी करेंगे इस फॉर्मूले पे बेस्ड, और नेक्स्ट डेरिवेशन, दोनों में ही ये काम आएगा। ठीक है मितांग, मितांग बेटा, ये तो बेटा अपने अंदर से होना चाहिए। आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मैं नहीं कर सकता। आप सब लोग बहुत कुछ कर सकते हो, सिर्फ सिंसियरिटी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, अंदर अंदर से, अपने अंदर से कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर ये है तो कोई चीज मुश्किल नहीं है।
डेंसर टू रेयर होगा। बिल्कुल मुझे बेटा ये डेंसर टू रेयर होगा, क्योंकि मैंने क्या किया, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड कर दिया है गलती से। अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड तो तब होती है जब डेंसर से रेयर में जाती है, ठीक है। तो ये एक डेरिवेशन मैंने दो मेथड से कर दिया, लेकिन एग्जाम में आएगा तो एक ही मेथड, पहला वाला कर दो, आसान है। क्यों वर्चुअल इमेज वाला केस हम लेके चले? हाँ, अगर एग्जाम में लिखा हुआ है भाई वर्चुअल इमेज वाला केस लो, पर आता नहीं है ऐसा कि वर्चुअल इमेज ही बनाओ या रियल इमेज बनाओ, वो कहते फॉर्मूला ड्राइव कर दो। तो कोई एक केस लेना है, ये वाला ले लो या आप ये वाला ले लो। ये आसान लगता है, डायग्राम विजुलाइज करना आसान है, उसमें डायग्राम बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है वर्चुअल इमेज के केस में, तो उससे बना लो। फॉर्मूला तो सेम ही मिलना है, लेकिन फॉर्मूले के लिए ध्यान ये रखना है कि पहला मीडियम डेंसर हो या दूसरा डेंसर हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लोगे तो यही फॉर्मूला हमेशा लगा सकते हो, कोई भी रेयर हो कोई भी डेंसर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक। थैंक यू बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे। फॉर्मूला बेटा है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। कोई बच्चा नाम पूछ रहा था, कौन? मानसवी पूछी थी, तो फॉर्मूले का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। लेकिन मजेदार बात ये, फॉर्मूला तो हमने ड्राइव किया स्फेरिकल सरफेसेस के लिए, लेकिन अप्लाई हम फ्लैट सरफेस में भी कर लेते हैं। कैसे मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और जो एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ का कॉन्सेप्ट में बनाया था, अरे मैं तो उसे यूज नहीं करता, इसी से बन जाता है वो भी। एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ वाला केस भी इससे बन जाता है, क्यों बेकार में एक नया वो डूं, इसी से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको बेटा।